मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना फ्रेंड्स। तो हम कोशिश जारी रखेंगे अपने को मंजिल मिलेगी ही, अपन ऐसे ही सोच के साथ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है आज अपना टॉपिक है शिक्षण विधियाँ। आज अपन पढ़ेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। फ्रेंड्स, अपने को पता है शिक्षण विधियाँ तीनों लेवल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो, लेवल सेकंड हो या लेवल थर्ड हो। तीनों लेवल्स के लिए हर एक सब्जेक्ट में शिक्षण विधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अपने को शिक्षण विधियाँ पूरी पढ़नी है और इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ शिक्षण विधियों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, शिक्षण विधियों का कोई भी वीडियो मिस मत करना, सारे वीडियो देखना और अपनी शिक्षण विधियों का ज्ञान बढ़ाना। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। देखते हैं आज अपन कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले है अपना क्वेश्चन, मेमोरी लेवल का शिक्षण या अधिगम कौन सी विधि करवाती है। अब देखिए मेमोरी लेवल अब अपने को इंग्लिश में अपन देख रहे हैं तो ये मुश्किल लग रहा है कि मेमोरी लेवल, दिमाग पर जोर जो अध्ययन है, दिमाग का जो अध्ययन है वो कौन सी जो विधि है वो करवाती है। तो फ्रेंड्स, अपने को पता है जो व्याख्यान विधि है, जो व्याख्याता विधि है वो क्या करती है, अपने जो मेमोरी लेवल है उसका अपने को अध्ययन करवाती है। क्योंकि एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है, अगर वो आपको लेक्चर दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है व्याख्याता विधि के थ्रू, तो उसके माइंड में वो चीज़ होनी चाहिए जो उसको पढ़ानी है। तो वो उसका माइंड जो है वो उसकी मेमोरी में रहेगा, तभी तो वो आप लोगों को पढ़ा पाएगा, तभी तो वो आप लोगों को समझा पाएगा और आप लोग समझ पाओगे। तो टीचर ने तो ये बताया, उसके लिए उसको व्याख्याता विधि की ज़रूरत पड़ी, किसके लिए, उस चीज़ को रिमाइंड रखने के लिए। तो उसके माइंड में थी, उसकी मेमोरी में थी, इसलिए उसने आपको बताई। और आप लोग भी उसका अध्ययन कैसे करेंगे, अध्ययन भी व्याख्याता विधि के थ्रू ही उसको माइंड में रख सकेंगे। कैसे रख पाएंगे कि अगर आपको टीचर ने बता दिया, आपको पता है कि अब टीचर एक बार बता चुके हैं तो उसका कहीं लिखित प्रमाण नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आपको भी उसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा, है ना। अगर आप उसको मेमोरी में नहीं रखेंगे, माइंड में नहीं रखेंगे तो वो तो उड़ जाएगा ना सिर के ऊपर से। हाँ, तो जो व्याख्याता विधि है वो शिक्षण हो चाहे अध्ययन हो, शिक्षण टीचर के लिए, अध्ययन स्टूडेंट के लिए, तो चाहे शिक्षण हो चाहे अध्ययन हो, दोनों में ही जो मेमोरी लेवल का शिक्षण करवाती है वो कौन सी विधि करवाती है, वो कराती है अपनी व्याख्याता विधि। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक विषयों के शिक्षण की उत्तम विधि है। सामाजिक विषयों की शिक्षण की उत्तम विधि भी कौन सी है, व्याख्याता विधि है। कैसे है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक जो अपना विषय है वो क्या है, समाज से जुड़ी बातों का ही विषय है। तो अपने जो सामाजिक बातें हैं उनको जब तक अपन बातों बातों में उनको डिस्कस नहीं करेंगे तब तक जो है अपना सामाजिक विषय वो इतना अपने समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये एक सामाजिक विषय है तो इसको अपन बातों के थ्रू ही ज़्यादा समझ पाएंगे। बाकी जो विधियाँ हैं उनमें जो है लिखने का कार्य होता है, कहीं नियम होते हैं, लेकिन जो व्याख्याता विधि है उसमें सिर्फ व्याख्या करी जाती है। जो भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी मुद्दा हुआ है, उस मुद्दे पर अपन को सिर्फ व्याख्या करनी है, उस मुद्दे पर सिर्फ अपने को बताना है। तो जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं उनका शिक्षण किसके द्वारा दिया जाना चाहिए, उनका शिक्षण व्याख्याता विधि के द्वारा दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने पहले वीडियो में आपसे पूछा था कि जो मैथ है, जो साइंस है, जो ग्रामर है, व्याकरण है, उनका जो पढ़ाने का जो बेस्ट मेथड है, उनकी पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बताइए। मैंने आपको बताया था, मैं पीछे वाली वीडियो से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइए। अभी पता चल जाएगा कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हैं, कितना आप अपनी मेमोरी में रखते हैं। एग्जाम आने वाले हैं, बताइए आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। किसके लिए, कि जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मैथ, साइंस और जो ग्रामर है उसको पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, बताइए मुझे फटाफट। ये कोई बात नहीं है, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर से एक बार वीडियो देखना और अपनी पढ़ाई पर फिर से थोड़ा गौर करना। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर भूलने से बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, अपने को याद रखना है, माइंड में रखना है हर एक बात को। शिक्षण विधियाँ बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बता देती हूँ। सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसको पढ़ने के लिए तो अपने को यहाँ पर कौन सी विधि चाहिए थी, व्याख्याता विधि चाहिए थी। लेकिन सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं होते, सबकी अलग अलग विधियाँ होती हैं, सब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, उनका मैटर अलग होता है, तो उनको समझाने का तरीका भी अलग होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो अपना साइंस है, जो अपना मैथ है, जो अपना व्याकरण है, अपना ग्रामर है, इसको पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी, इनको पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी आगमन विधि। हाँ फ्रेंड्स,
जो आगमन विधि है वो इनके लिए सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि आगमन विधि में अपने को पता है कि क्या होता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बच्चे को हर चीज़ समझाई जाती है उदाहरण के थ्रू। लास्ट में उसको क्या दिया जाता है, उसके रूल्स दिए जाते हैं, उसके नियम दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बालक सबसे पहले उदाहरणों से उस चीज़ को समझेगा, बाद में उसके नियम जानेगा, तो उसके माइंड में वो ज़्यादा अच्छे से सेट होगा। तो अपना जो साइंस है, जो मैथ है, जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, उसमें जब तक अपन उदाहरण नहीं देंगे, सीधा ही अगर नियम बता देंगे तो बच्चा कुछ समझ नहीं पाएगा। इसीलिए उनको समझाने के लिए अपने को पहले उदाहरण देना पड़ता है और फिर उसके नियम बताने पड़ते हैं, ताकि बच्चा सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाए। तो साइंस, मैथ, ग्रामर, व्याकरण को पढ़ाने के लिए तो आ गई अपनी आगमन विधि, और सामाजिक विषय को पढ़ाने के लिए अपनी कौन सी विधि आ गई, यहाँ पर आ गई अपनी व्याख्याता विधि। ओके फ्रेंड्स, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है फ्रेंड्स, देखो सुनो व समझो। देखो सुनो व समझो के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी विधि आधारित है, जिसमें अपन देखते भी हैं, अपन सुनते भी हैं और अपन समझते भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिद्धांत पर आधारित है अपनी प्रदर्शन विधि। इस विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रदर्शन विधि में कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका आपके सामने छोटा मॉडल रख दिया जाता है। उसका मॉडल आपके सामने रख कर उसका प्रतिरूप, और आपको उस चीज़ के बारे में उस प्रतिरूप को दिखाते हुए आपको समझाया जाता है, प्रदर्शित करते हुए आपको समझाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैं मार्कर से ही आपको समझा रही हूँ कि मैं आपको मार्कर के बारे में पढ़ा रही हूँ कि ये मार्कर है, ये वाइट कलर का है, इसका ब्लैक कलर का ढक्कन है, ये ब्लैक कलर का चलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको प्रत्यक्ष यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो आप देख रहे हैं, तो आपकी आंखें जो हैं वो एक्टिव हैं, आपने देखा है इसको, आपकी आंखें काम कर रही हैं। सेकेंड, आपको मैंने बताया कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप सुन रहे हैं, तो आपके कान हैं वो भी एक्टिव हैं, तो आपको उससे भी समझ में आ रहा है। थर्ड है कि आपके सामने ये चीज़ रखी हुई है, तो आप समझ रहे हैं कि हाँ ये वाइट तो है, हाँ ये ब्लैक कलर का तो है, और ये चलता भी कैसा है, ब्लैक है। तो आप इस चीज़ को समझ गए कि ये जो मार्कर है ये कैसा है और ये कैसा चलता है। तो आपकी जो तीनों इंद्रियां हैं उन्होंने इस पर काम किया। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा भी, इसमें आपने सुना भी और इसमें आपने समझा भी। तो देखना, सुनना और समझना, ये तीनों जो है वो किस पर आधारित है, कौन सी विधि पर आधारित है, ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ओके, अब आगे देखिए, बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि कौन सी में आती है, तो बहुज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि अभी अपन ने देखा किस में आती है, प्रदर्शन विधि में ही आती है। बहुज्ञानेंद्रिय कार्य करती है ना इस प्रदर्शन विधि में, आपकी आंखें भी कार्य करती हैं, आपके कान भी कार्य करते हैं, आपका मस्तिष्क, आप समझ रहे हैं, वो भी कार्य करता है। तो एक इंद्रिय ही कार्य नहीं करती, इस पर बहुत सारी इंद्रियां हैं वो कार्य करती हैं, किसमें, प्रदर्शन विधि में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है खेल विधि या प्ले वे मेथड जिसको अपन कहते हैं। उसको नाम किसने दिया, तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है हेनरी कोल्डवेल कुक। किसने दिया था नाम, हेनरी कोल्डवेल कुक ने इसको नाम दिया था। अब फ्रेंड्स आप कहेंगे कि खेल विधि तो है वो फ्रोबेल ने दी थी, तो फ्रेंड्स मैं विधि का नाम नहीं कह रही कि फ्रोबेल ने नहीं दी। खेल विधि बेशक फ्रोबेल ने ही दी थी, लेकिन उसका जो नाम है उस विधि का, उस विधि को नाम किसने दिया, उस विधि को नाम दिया था कोल्डवेल कुक ने। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि नाम दिया पूछ रहे हैं, खेल विधि किसने दी वो नहीं पूछा गया है यहाँ पर पूछा गया है कि नाम किसने दिया। तो हेनरी कोल्डवेल कुक कौन थे, ये फ्रोबेल के ही शिष्य थे, उन्हीं के ही स्टूडेंट थे, और इन्होंने सर्वाधिक खेल विधि पर कार्य भी इन्होंने ही किया था और नाम भी इन्होंने ही दिया था। बस जो खेल विधि है वो किसने दी थी, वो फ्रोबेल ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को भूलना मत, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना कि उसमें नाम दिया पूछा गया है या फिर उसमें विधि का ही किसने दिया उसके बारे में पूछा गया है। ओके फ्रेंड्स, सर्वाधिक अध्ययन भी हेनरी कोल्डवेल कुक ने ही किया था खेल विधि पर, और नाम भी इन्होंने ही दिया था। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न पूछते समय। प्रश्न पूछते समय आपको क्या करना चाहिए कक्षा में, प्रश्न पूछते समय आपको जितने भी बालक हैं कक्षा में उन सभी में प्रश्नों का जो वितरण है वो समान मात्रा में करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बालक से तो आपने 5 क्वेश्चन कर लिए और एक बालक का कहीं नंबर ही नहीं आया। अब मान लीजिए जैसे आपने कोई ओरल टेस्ट के लिए कह दिया, बच्चों को कह दिया कि भाई हाँ आपका कल ओरल टेस्ट होगा। अब जो बच्चे हैं वो अपनी तैयारी करके आए हैं कि आज ओरल टेस्ट होने वाला है। अब कल आप क्लास में जाते हैं, क्लास में जाते ही बच्चे सब प्रिपेयर हैं, पूरा मेंटली प्रिपेयर हैं आपके आंसर्स देने के लिए, लेकिन आपने मतलब जो स्टार्टिंग में जो आगे के जो बच्चे थे उनसे तो आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आप पीछे तक जाते जाते पता चला आपके क्वेश्चंस ही खत्म हो गए और आपने कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं किया। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी क्लास में बच्चे हैं ना उनमें एक समान जो आपके प्रश्न हैं उनका वितरण होना चाहिए, सबका नंबर आना चाहिए, कम से कम एक एक बार सबसे क्वेश्चन किए जाने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आगे वाले बच्चे हर बार पढ़ते जाएंगे, आगे निकलते जाएंगे, पीछे वाले बच्चे धीरे धीरे उनका मनोबल गिरता जाएगा कि अपना
अपना नंबर नहीं आता है, ये नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे क्या है अपने अध्ययन में कमी करने लगेंगे और उनकी रुचि इस चीज़ में कम होती जाएगी और एक समय बाद में वो इस चीज़ पर ध्यान देना ही बंद कर देंगे कि आप कोई टेस्ट के लिए कह रहे हैं और उनको पढ़ना है। अपनी जो क्लास है उसमें अपने बालकों से प्रश्न पूछते समय जो क्वेश्चंस हैं उनका एक समान वितरण होना बेहद ज़रूरी है, उनका एक समान वितरण होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक पर्यटन। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक पर्यटन कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर है, 5th तक के बच्चे हैं, उनका जो शैक्षिक भ्रमण है वो कैसा होना चाहिए? मतलब आप उनको ले जाओगे म्यूजियम दिखाने, कोई ताजमहल दिखाने, कुछ दिखाने, आप उनको बताओगे म्यूजियम है ताजमहल, उनको क्या मतलब है? उनके ना तो वो समझ में आएगा, उनके कोई उस चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो उस चीज़ को कैच करने लायक है नहीं, छोटे बच्चे हैं, उनका दिमाग सिर्फ खेलने कूदने में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स वो आपकी बातों पर गौर नहीं करेंगे, तो उनके जो हिसाब है उनके हिसाब से उनका जो स्तर होना चाहिए शैक्षिक भ्रमण का वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए खेल क्रिया के ऊपर आधारित अधिगम। खेल क्रिया के ऊपर आधारित अधिगम कैसा होगा कि खेलते खेलते वो उस चीज़ को सीख जाएं, कोई नई जगह पर जाएं। तो ऐसा उनका प्राथमिक स्तर वाले बालकों का अधिगम होना चाहिए। कैसा? खेल क्रियाओं के द्वारा अधिगम जो उनको मिल सके, ऐसी जगह पर उनका शैक्षिक भ्रमण होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण भ्रमण की माता पिता को जानकारी कब दी जानी चाहिए? अब अपन बच्चों को ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, तो अपन जो उनके पेरेंट्स हैं उनको कब तक अपने को जानकारी दे देनी चाहिए? फ्रेंड्स ये अपने को दे देनी चाहिए 20-25 दिन पहले। प्रशिक्षण जो पत्रिका होती है, गाइडेंस शीट होती है, उसमें लिखकर अपने को ये जानकारी जो पेरेंट्स हैं उनको दे देनी चाहिए, ताकि वो उसके अनुसार जो है पूरा वो देख समझकर अपने बच्चे को शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजने के लिए तैयार रहें। ओके फ्रेंड्स, तो जो अपने पेरेंट्स हैं उनको 20-25 दिन पहले गाइडेंस शीट के थ्रू माता पिता को, पेरेंट्स को जानकारी देनी चाहिए शैक्षिक भ्रमण की। टीचिंग व्हाइल वॉकिंग मेथड। टीचिंग व्हाइल वॉकिंग मेथड किसने दिया था? ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनका कहना था कि जब आप शिक्षण देते हैं तो वो आप बंद कक्षा में दें, ये ही ज़रूरी नहीं है, शिक्षण आप कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप जब चलते हैं, आप वॉकिंग के टाइम पर भी बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षण दे सकते हैं। ये मेथड किसका दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है पर्यटन का दिन होना चाहिए। पर्यटन का दिन कब होना चाहिए? पर्यटन अपने को कब करना चाहिए? जब अपनी अवकाश हो, तो अवकाश के दिन को पर्यटन का दिन रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विश्लेषण विधि, जिसको अपन कहते हैं एनालिटिक मेथड। विश्लेषण विधि में क्या होता है फ्रेंड्स? ये अपने को पता है। विश्लेषण विधि में जो समस्या है उसको, बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके और उनका सॉल्यूशन किया जाता है, ये है विश्लेषण विधि। और जो संश्लेषण विधि है, जो इसकी उल्टी है, उसमें क्या किया जाता है कि छोटी छोटी जो समस्या का हल होता है उनको जोड़कर जो मेन समस्या है उसका हल निकाला जाता है। तो बड़ी चीज़ को छोटे में डिवाइड करना तो है विश्लेषण, और छोटी छोटी चीज़ को बड़े में ऐड करना कहलाता है संश्लेषण। ओके, तो जो संश्लेषण है, जो विश्लेषण विधि है, जिसको अपन एनालिटिक मेथड कहते हैं, ये कहाँ से आई है फ्रेंड्स? तो ये आई है, ये एनालिटिक वर्ड से आई है, जो कैसा वर्ड है? जो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है एनालिटिक। तो एनालिटिक से आई है एनालिटिक मेथड। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड, सूचनाओं को पहले एकत्र करते हैं फिर हल करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपने विश्लेषण विधि है उसमें तो क्या करते हैं कि समस्या का भंडार होता है, उसको छोटे छोटे खंडों में अपन बांट लेते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। और जो संश्लेषण विधि है ये उसकी उल्टी है, इसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी जो सूचनाएं अपने पास इकट्ठी आती हैं उनको अपन क्या करते हैं, एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उसका हल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो था संश्लेषण मेथड, जिसको अपन सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं, और ये इसका उल्टा था एनालिटिक मेथड, जिसको अपन विश्लेषण मेथड कहते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स, आगमन विधि के जन्मदाता। आगमन विधि के जन्मदाता कौन थे फ्रेंड्स? आगमन विधि के जन्मदाता थे बेकल व पेस्टालोजी। बेकल व पेस्टालोजी को आगमन विधि के जन्मदाता कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं फिर से 15 क्वेश्चन अपनी शिक्षण विधियों से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवा रही हूँ शिक्षण विधियों के। तो कोई भी वीडियो मिस मत करना शिक्षण विधियों का, आपके लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए तीनों लेवल्स में ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सारे वीडियो ज़रूर देखना शिक्षण विधियों के। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें मेरे। तो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।